Everyone, welcome back to CBSE History and Social Science. Today we will discuss class 9th Civics or Democratic Politics chapter 2. What is democracy? Why democracy? Or multiple choice questions. Today in this video we will discuss all the most important questions of this chapter. डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोकतांत्रिक राजनीति के दूसरे चैप्टर क्या है लोकतंत्र और क्यों लोकतंत्र के सभी इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है इस वीडियो का, वो है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर आर्ग्यूइंग दैट देयर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फैमिन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इनमें से कौन सा एक वैध कारण नहीं होगा इस बात पर तर्क करने के लिए कि किसी लोकतांत्रिक देश में अकाल की संभावना है या हो सकती है। पहला तर्क है, ऑपोजिशन पार्टीज कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टारवेशन। उस लोकतांत्रिक देश में विपक्षी पार्टियां जो है भूख और भूखमरी के ऊपर लोगों को ध्यान आकर्षित करती है, यानी लोगों को बताती रहती भूख और भूखमरी की समस्या को विपक्षी पार्टियां जो लगातार उजागर करती रहती है। दूसरा, फ्री प्रेस, स्वतंत्र जो प्रिंट मीडिया है कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फैमिन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। स्वतंत्र प्रिंट मीडिया या अखबार जो हैं वो लगातार अकाल देश के विभिन्न भागों में पड़ रहे अकालों के बारे में लगातार जो है लोगों के दुखों की जानकारियाँ अखबारों में प्रकाशित करते रहते हैं। 3, गवर्नमेंट फियर्स इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। और ऐसे लोकतांत्रिक देश में ऐसी सरकार जो अगले इलेक्शन में हार जाने से डरती है। फोर्थ है, पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। तो यहाँ पर जो पहला रीज़न है वो बिल्कुल जो है सही वैलिड रीज़न लगता है कि जहाँ पर ओपोजिशन पार्टियाँ ध्यान आकर्षित करती है ऐसी समस्याओं के ऊपर, जहाँ फ्री प्रेस जो है लगातार अच्छी सही रिपोर्टिंग करती रहती है और जहाँ पर गवर्नमेंट को इस बात का भी डर रहता है कि अगले इलेक्शन में वो हार जाएगी। इसलिए ये तीनों ही अकाल जैसी समस्याओं से बचने के लिए सरकार को कार्य करने का मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन चौथा जहाँ पर लिखा है कि लोगों को अपना धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, ये रीज़न जो है अकाल संबंधित समस्या का रीज़न नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। इट इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न फॉर आर्ग्यूइंग दैट देयर इज़ अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फैमिन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। दूसरा क्वेश्चन, देयर आर 40 विलेजेस इन अ डिस्ट्रिक्ट। किसी गांव में किसी जिले में 40 गांव हैं वेयर द गवर्नमेंट हैज़ मेड नो प्रोविज़न फॉर ड्रिंकिंग वाटर, जहां पर सरकार ने लोगों के पीने के पानी के लिए, पेयजल के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की है। दीज विलेजर्स मैट एंड कंसिडर्ड मैनी मेथड्स ऑफ फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू रेस्पॉन्ड टू देयर नीड। इन 40 गाँवों के लोग आपस में मिलकर और बहुत सारे तरीक़ों से अपनी समस्या को और अपनी आवश्यकता को सरकार पर दबाव डालने के लिए व्यक्त करते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक मेथड। इनमें से उनके द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। ठीक है, तो नीचे दिए गए तरीकों में से वो तरीका फाइंड आउट करना है जो लोकतांत्रिक नहीं है। पहला तरीका, फाइलिंग ए केस इन द कोर्ट क्लेमिंग दैट वोटर इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। कोर्ट में एक केस दायर करना कि वोटर जो है वो राइट टू लाइफ, जीवन जीने के अधिकार का एक भाग है, तो सभी लोगों को प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये तरीका जो है डेमोक्रेटिक है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं हो सकता। दूसरा, बाय कोर्ट नेक्स्ट इलेक्शन टू गिव ए मैसेज टू ऑल पार्टीज़। अगले इलेक्शन का बहिष्कार करना ताकि सभी पार्टियों को यह संदेश मिले कि अगर जनता की समस्याओं को वो ध्यान नहीं देंगे तो उनको फिर इलेक्शन में वोट नहीं मिलेंगे। तो ये भी लोकतांत्रिक तरीका लगता है। ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग्स अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, विभिन्न तरह की जो है पब्लिक मीटिंग का आयोजित करना सरकार के नीतियों के खिलाफ, ये भी एक लोकतांत्रिक तरीका है, सरकार के खिलाफ विभिन्न तरह की मीटिंगों का आयोजन करना। चौथा है पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल टू गेट वाटर, सरकारी अधिकारियों को धन देकर अपने लिए पानी जुटाना। तो यहाँ पर ये जो फोर्थ तरीका है वो डेमोक्रेटिक मेथड नहीं लग रहा है, नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, एक एक सेंटेंस को बड़े ध्यानपूर्वक स्टडी करके हमें एनालाइज करना है कि कौन सा इसमें गलत हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज नॉट अ डेमोक्रेटिक मेथड। ठीक है,
फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ दीज फीचर्स इज और आर नेसेसरी टू प्रोवाइड द बेसिक राइट टू द सिटीजन। इनमें से कौन से फीचर्स जो हैं लोगों को उनके बेसिक राइट मूल अधिकार प्रोवाइड करने संबंधित है। ए सिटीजन शुड बी फ्री टू थिंक, लोगों को सोचने का अधिकार। शुड बी फ्री टू फॉर्म एसोसिएशन, उन्हें अपने संगठन बनाने का अधिकार। सी शुड बी फ्री टू रेज प्रोटेस्ट, अपने विरोध करने का अधिकार। तो ये तीनों ही अधिकार जो है वो लोगों को अपने बेसिक मूल अधिकार पाने के सही डेमोक्रेटिक तरीके हैं, फीचर्स हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल द अबोव। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल दीज थ्री आर द फीचर्स to provide necessary to provide the basic right to the citizens. Fourth question, which organ of the government is required to protect the right of the citizen? इनमें से कौन सा सरकार का अंग जो है लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। सरकार का कौन सा अंग जो है लोगों के अधिकारों को प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी किसकी है। ए एग्जीक्यूटिव, बी लेजिस्लेचर, सी इंडिपेंडेंट जुडिशरी और डी पुलिस। तो एग्जीक्यूटिव का मीनिंग ही सरकार होता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। लेजिस्लेचर होता है वो कानून बनाता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। पुलिस जो है वो लॉज को इम्प्लीमेंट कराने में, जो लॉज ब्रेक करते हैं उनको रोकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो लोगों के बेसिक राइट को प्रोवाइड करने के लिए सरकार को निर्देश दे सकती है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक कानून क्या होते हैं। ए प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारे व्यवस्थाएं जो संविधान में दी गई है। ऑप्शन बी लॉ टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कानून। सी लॉ टू सेट अप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कानून जिसमें संविधान सभा गठित की जाती है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नन ऑफ द वो नहीं है। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हें ही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहा जाता है। जो भी संविधान में व्यवस्थाएं दी गई है वही सारी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टू द रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन के संबंध में इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है। ए ऑल पीपल हैव टू फॉलो द सेम लॉ, सभी लोगों को एक समान कानूनों का पालन करना चाहिए, तो ये रूल ऑफ लॉ होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। बी द लॉ डजंट डिस्क्रिमिनेट अमंग द पीपल ऑन एनी ग्राउंड, कानून जो है किसी भी तरह के लोगों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता है, ये भी सही है। लॉ इज अबव ऑल, कानून सबसे ऊपर होते हैं, ये भी सही है। तो ये तीनों ही सेंटेंस यहाँ पर सही लग रहे हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ऑल द अबव। All the above are the necessary thing and true to the rule of law. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 7 है विच ऑफ दिस इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, इनमें से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है। ए पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन डेमोक्रेसी, ये एक अच्छा तर्क है। डेमोक्रेसी इज रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट इन बेटर वे देन अदर्स, लोकतंत्र जो है विवादों को दूसरे तरीकों से ज़्यादा अच्छे तरीके से सुलझाते हैं, ये भी सही है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है, वो ज़्यादा अकाउंटेबल होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो ये भी सही है। फोर्थ है डेमोक्रेसीज आर मोर प्रोस्परस देन अदर्स, यहाँ लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा समृद्ध होती है, धनी होती है दूसरी सरकारों से, तो ये सही नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 8th क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज, लोकतंत्र दूसरे अन्य तरीकों की शासन व्यवस्था से ज़्यादा अच्छा शासन है, कैसे, क्यों। ए इट अलाउज चेंज, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इट अलाउज वोटिंग, इसमें लोग वोट दे सकते हैं, ये भी सही है। इट अलाउज सिटीजन राइट टू ओपिनियन, ये भी सही है। इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स, ये भी सही है। लेकिन इसमें से ये जो फोर्थ है ये सबसे सही है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलतियों को सही करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन
क्योंकि लोकतंत्र में अपनी गलतियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाइन्थ, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज एन आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इनमें से किन प्रकार की शासन व्यवस्था आदर्श शासन व्यवस्था कही जा सकती है? ए मोनार्की, बी डिक्टेटरशिप, सी डेमोक्रेसी और डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था ही जो है वो आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कही जा सकती है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 10वां क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग टाइप का। दो स्टेटमेंट दिए होते हैं, हमें उन्हें ध्यान से पढ़ना होता है और उसके बाद नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चूज करना पड़ता है। असर्शन और रीजन में हमेशा दोनों ही स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़कर फिर उन्हें ट्रू और फॉल्स के रूप में पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है और उसके बाद नीचे के ऑप्शंस को जो है सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। तो पहले स्टेटमेंट सही है या गलत है ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो पहला असर्शन जो है, इन इंडिया पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। भारत में लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, इट इज़ ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दूसरा इसका रीज़न है कि भारत में ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो असर्शन है उसका सही रीज़न जो है वो रीज़न में हमें मिल रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही सही हैं एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको ध्यानपूर्वक दोनों सेंटेंस को पढ़ना है और उन दोनों में रिलेशन देखना है कि असर्शन का रीज़न जो है वो आर में दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन है डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। डेमोक्रेसी जो है लोगों के डिग्निटी के या सम्मान को बढ़ाती है। तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा रीजन इसका है क्योंकि पीपल आर नॉट सब्जेक्ट टू द रूलर बट दे आर द रूलर देमसेल्व्स। क्योंकि लोग किसी राजा की प्रजा न होकर वो स्वयं राजा होते हैं। तो यहाँ रीज़न भी सही है कि डेमोक्रेसी में जो जनता होती है वो किसी राजा की प्रजा न होकर खुद रूलर होती है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, लेकिन ये रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बी जो है ऑप्शन वो हमेशा सही होता है, जहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 12th क्वेश्चन, असर्शन रीजन है डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को या क्वालिटी को बढ़ाती है। तो ये बिल्कुल सही है। रीजन क्योंकि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी एक इस तरह का मार्ग या रास्ता दिखाती है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के मतों और विवादों को डील किया जा सकता है और इसी वजह से इसमें डिसीजन इम्प्रूव होते हैं। तो रीज़न भी इसका सही लग रहा है और दोनों में रिलेशन भी एस्टेब्लिश हो रहा है, इसलिए ए इसका सही आंसर होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 13 क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। लोकतंत्र जो है वो सहमति और जो है विचार विमर्श पर बेस्ड होता है, आधारित होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र जो है सहमति और विचार विमर्श पर ही आधारित होता है। रीजन, अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन डिस्कशंस एंड मीटिंग। क्योंकि डेमोक्रेटिक डिसीजन में बहुत सारे लोग, बहुत सारे विचार विमर्श और मीटिंग्स के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो रीज़न है वो असर्शन को पूरी तरह से करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज द करेक्ट आंसर। ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कौन से ग्रीक वर्ड से बना है? कौन से ग्रीक वर्ड को ही जो है उससे डेमोक्रेटिक वर्ड बना है? डेमोक्रेसिया, बी डेमोक्रेटिया, सी डेमोस और डी क्रेटिया। तो डेमोक्रेसी वर्ड बना है ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हु लेड अ मिलिट्री कॉप इन पाकिस्तान इन 1999? किसने
1999 में पाकिस्तान में एक सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किया था? इनमें से कौन से लीडर ने? ए इमरान खान, बी नवाज शरीफ, सी परवेज मुशर्रफ, डी नन ऑफ द अबो। तो 1999 में पाकिस्तान में सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किया था ऑप्शन सी परवेज मुशर्रफ, जो बाद में वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, in which case was the real power with external powers and not with the locally elected representatives? इनमें से नीचे दी गई कौन सी स्थिति में शासन की वास्तविक शक्तियां जो है विदेशी शक्तियों के हाथ में है, न कि वहाँ की जनता द्वारा इलेक्ट किए गए जो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि हैं उनके हाथ में? तो इंडिया ने श्रीलंका में जो है कभी भी पावर अपने हाथ में नहीं लिए थे। यूएस इन इराक ने ज़रूर वहाँ पर अपने हाथ में शक्ति रखी थी, और यूएसएसआर जो है कम्युनिस्ट पीरियड पोलैंड में, उसने भी अपने हाथ में शक्तियाँ रखी थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पर्सन वन वोट मीन्स, एक व्यक्ति एक वोट का क्या तात्पर्य है? ए वन पर्सन इज टू बी वोटेड बाय ऑल, एक पर्सन को ही सभी लोग वोट देंगे। दूसरा, वन पर्सन हैज़ वन वोट एंड ईच वोट हैज़ वन वैल्यू, एक पर्सन को एक ही वोट मिलता है और उस वोट की वैल्यू एक ही रहती है। सी ए पर्सन कैन वोट ओनली वंस इन हिज लाइफ, एक पर्सन जिंदगी भर में एक बार ही वोट दे सकता है। डी बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि वन पर्सन हैज़ वन वोट एंड ईच वोट हैज़ वन वैल्यू। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द मिलिट्री कॉप इन चिले इन 1973? 1973 में चिले में जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ए जनरल अल्बर्टो बैशले, बी मिशेल बैशले, सी जनरल ऑगस्टो पिनाशे और डी साल्वाडोर एलेंडे। तो 1973 में चिले में जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था जनरल अगास्टो पिनाशो, ठीक है, पिनोशे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फिर से असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, ध्यान से दोनों ही स्टेटमेंट को पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट है, असर्शन है, इन इंडिया political parties which form the government represent the majority of seats secured in the elections to the House of the People at the center and the legislative assemblies in the states, but not the majority of votes। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है इसको, कि इंडिया में राजनीतिक पार्टियां जो लोकसभा या केंद्र में और राज्यों की विधानसभा में वो पार्टी सरकार बनाती है जिसको मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिलती है, न कि मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं। यानी भारत देश में सरकार बनाने का अधिकार उस पार्टी को है जो मतलब अधिक संख्या में बहुमत में सीटें जीतती है लोकसभा या विधानसभा में, न कि बहुमत में उसको वोट मिलते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारे देश में मेजोरिटी सीट्स के आधार पर ही सरकार बनाई जाती है लोकसभा में और विधानसभाओं में। रीज़न इसका, क्योंकि द इलेक्शन बेस्ड ऑन द मेजोरिटी वोट सिस्टम डिसाइडेड द रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मेजोरिटी ऑफ वोट्स सिक्योर्ड। क्योंकि इसका कारण दिया गया है कि भारत में जो मेजोरिटी सीट है वो मेजोरिटी वोट सिस्टम के आधार पर ही जीत कर आए हैं, इसलिए जो है ये मेजोरिटी सीट सिस्टम के आधार पर ही सरकार बनती है। यानी जिस जगह पर भी मेजोरिटी जो सीट्स जिस पार्टी को मिलती है वो मेजोरिटी वोट सिस्टम के बेस पर ही इलेक्शन में जीतती है, यानी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो सीट उस पार्टी को मिलती है। तो ये जो रीज़न है यहाँ पर ये भी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है इस असर्शन को, इसलिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असर्शन, इन चाइना इलेक्शन डू नॉट ऑफर एनी चॉइस। चाइना में इलेक्शन में कोई चॉइस नहीं होती है, एक ही पार्टी इलेक्शन में चुनाव लड़ती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, असर्शन इज ट्रू। रीजन, इन मैक्सिको द पीपल सीम्स टू हैव ए चॉइस बट प्रैक्टिकली दे डिडंट हैव एनी चॉइस। मैक्सिको में भी क्या होता है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई ऑप्शन है, कोई चॉइस है लोगों के लिए, लेकिन वास्तविकता में दे डिडंट हैव एनी चॉइस। तो यहाँ पर भी मैक्सिको में भी इसी टाइप की शासन व्यवस्था है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू।
लेकिन चाइना और मैक्सिको का यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? ए, राइट टू वोट टू प्रॉपर्टी ओनर्स, संपत्ति के मालिकों को वोट का राइट देना। दूसरा, राइट टू वोट टू वुमेन, महिलाओं को वोट का अधिकार। सी, राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट्स, सभी वयस्क लोगों को वोट का अधिकार। या डी, राइट टू वोट टू ब्लैक्स, काले या जो सांवले लोग हैं उनको वोट का अधिकार। तो यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट्स, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट्स। 22nd क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज डेमोक्रेटिक? इनमें से कौन सी स्थिति लोकतांत्रिक है? ए, जनरल पिनोशे, an army general of Chile, led a coup and became the president of the country. जनरल पिनोशे जो कि सेना के एक जनरल थे, उन्होंने एक विद्रोह किया और उसके द्वारा वो देश के राष्ट्रपति बन गए। तो ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है, इसलिए ये सही नहीं होगा। बी, इन चाइना ऑलवेज द कम्युनिस्ट पार्टी ओनली विंस इन इलेक्शंस एंड फॉर्म्स द गवर्नमेंट। चाइना में हमेशा साम्यवादी पार्टी ही चुनाव लड़ती है और वही चुनाव जीतती भी है। तो यहाँ पीपल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये भी लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, तो बी भी सही आंसर नहीं होगा। सी, द गवर्नमेंट लेड बाय जोरेल्स्की इन पोलैंड imposed martial law and imprisoned thousands of solidarity members who took part in strike. उन सारे लोगों को जिन्होंने हड़ताल में पार्ट किया था, वहाँ पर पोलैंड की जेरुलेस्की की सरकार जो थी उसने उन सब लोगों के ऊपर उन सबको जेल में डाल दिया और देश में मार्शल लॉ लगा दिया। तो ये भी जो है वो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। ऑप्शन डी देखते हैं। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ऑफ साउथ अफ्रीका ड्रू अप अ कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव मोस्ट एक्सेंटिव राइट्स टू इट्स सिटीजन। दक्षिणी अफ्रीका की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने एक संविधान बनाया और सारे जो है राइट्स वहाँ के नागरिकों को प्रदान किया। अधिकतर राइट्स जो है उन लोगों को प्रदान कर दिए गए। तो ये बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीका लग रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन, व्हेन डिड जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस एंड फ्रॉम whom? जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ और किससे? ए, 1970 फ्रॉम ब्लैक माइनॉरिटी रूल, 1970 में काले अल्पसंख्यकों से। बी, 1880 फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल, 1880 में गोरे अल्पसंख्यकों से। सी, 1980 फ्रॉम अमेरिकन्स, 1980 में अमेरिका से। और डी, 1980 फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल्स। तो जिम्बाब्वे में वाइट लोग माइनॉरिटी में थे और इनकी सरकार थी जिससे ये स्वतंत्र हुआ 1980 में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 24th क्वेश्चन, सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी इज? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कुछ कमियां इनमें से कौन सी है? ए, इंस्टेबिलिटी एंड डिलेज, ठीक है, अस्थिरता और देरी। बी, करप्शन एंड हाइपोक्रेसी, ठीक है, भ्रष्टाचार और दिखावा। सी, पॉलिटिशियंस फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, राजनेता आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये तीनों ही यहाँ सही लग रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑल द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑफ दीज केसेस कैन डेमोक्रेसी नॉट प्रोवाइड ए कंप्लीट सॉल्यूशन? इनमें से कौन सी परिस्थितियों में लोकतंत्र जो है पूर्ण सॉल्यूशन नहीं दे सकता है, पूरा जो है उसको नहीं सुलझा सकता है? ए, रिमूविंग पॉवर्टी कंप्लीटली, गरीबी को पूर्ण तरह से उन्मूलन। बी, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल, सभी लोगों को शिक्षा प्रदान करना। सी, गिविंग जॉब्स टू ऑल, सभी लोगों को रोजगार प्रदान करना। तो ये तीनों ही काम जो है डेमोक्रेसी जो है कंप्लीटली नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकेगी, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑल द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन जो है, हाउ डज डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक? कैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों को अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर प्रदान करती है? ए, मिस्टेक्स आर हिडन एंड कैन नॉट बी करेक्टेड, गलतियों को छुपा दिया जाता है और वो कभी भी सुधारी नहीं जा सकती है। बी, री इलेक्टिंग द सेम गवर्नमेंट टू इनेबल इट टू करेक्ट इट मिस्टेक, लोकतंत्र में हम उसी सरकार को फिर से इलेक्ट करते हैं ताकि वो अपनी गलतियां सुधार सके।
सी द रूलर्स कैन बी चेंज, हम अपने शासकों को बदल देते हैं, और डी नन ऑफ द अबो। तो लोकतंत्र में शासकों को बदलकर हाँ जनता अपनी गलतियों को सुधार सकती है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 27 क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टैक्स इन अवर टाइम इज दैट ऑफ, हमारे समय में सबसे कॉमन जनरल सामान्य तरीका जिसने डेमोक्रेसी का रूप लिया है वो कौन सा है? ए लिमिटेड डेमोक्रेसी, एक लिमिटेड लोकतंत्र, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र, सी मैक्सिमम डेमोक्रेसी अधिकतम लोकतंत्र, या डी नन ऑफ द अबो। तो हमारे इस पीरियड में विश्व के ज़्यादातर देशों में जो लोकतंत्र पाया जाता है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28वां प्रश्न, विच बॉडी इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनमें से कौन सा व्यवस्था भारत में राजनीतिक व्यवस्था जो है वो डायरेक्ट लोकतंत्र का उदाहरण है? ए जिला परिषद, बी पंचायत समिति, सी ग्राम पंचायत, और डी विधानसभा। तो भारत में डायरेक्ट या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण जो है वो ग्राम पंचायत है, जहाँ पर गांव के ही लोग इलेक्शन लड़ते हैं और फिर वहाँ पर पंचायत का गठन करते हैं, और वही लोग उस पंचायत में रूल्स भी बनाते हैं और उनको लागू भी करते हैं। तो ग्राम पंचायत इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। 29th, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डेमोक्रेसी, इनमें से कौन सा जो है एक परफेक्ट जो है लोकतंत्र का उदाहरण है? यूएसए, बी यूके, सी इंडिया, और डी नन ऑफ द अबो। तो इनमें से परफेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण है ऑप्शन सी इंडिया। आवर कंट्री इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड आउट द एप्ट मीनिंग ऑफ रेफरेंडम फ्रॉम द फॉलोइंग, रेफरेंडम का उचित जो अर्थ है निम्न में से बताइए। ए द मिलिट्री डेस्पोजेज एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एंड एज्यूम्स पावर, मिलिट्री के जो डेस्पोट्स होते हैं वो सरकार पर अधिकार करके शक्तियां अपने हाथ में ले लेते हैं। बी द डिनायल ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ सिटीजन, जहां पर लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। सी वन वोट वन वैल्यू टू ऑल द एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, देश के सभी लोगों में एक वोट की एक वैल्यू का जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है उसे सिस्टम को। और डी अ जनरल वोट बाय द पीपल ऑन ए सिंगल पॉलिटिकल क्वेश्चन, किसी एक राजनीतिक समस्या या प्रश्न के ऊपर सभी लोगों का एक जनरल वोट जो है। तो यहाँ पर रेफरेंडम का मीनिंग यही होता है, अ जनरल वोट बाय द पीपल ऑन ए सिंगल पॉलिटिकल क्वेश्चन। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी सही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, रॉबर्ट मुगाबे वॉज द रूलर ऑफ विच कंट्री, रॉबर्ट मुगाबे किस देश के शासक थे? ए जिम्बाब्वे, बी मैक्सिको, सी चाइना, और डी पाकिस्तान। तो जिम्बाब्वे में क्रांति के पहले जो है रॉबर्ट मुगाबे वहाँ के शासक थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 23rd क्वेश्चन, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र किस पर आधारित होना चाहिए? ए कोलिशन, गठबंधन के ऊपर, बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और सही चुनाव, सी वन पार्टी सिस्टम, एक पार्टी व्यवस्था, या डी अबोव ऑल, सभी उपरोक्त सभी। तो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ये सही आंसर होगा ऑप्शन बी 23rd क्वेश्चन का। फिर 24 नेक्स्ट 32nd क्वेश्चन जो है, यहाँ क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस में गड़बड़ है। 32nd क्वेश्चन जो यहाँ पर दे रखा है, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय, एक लोकतांत्रिक सरकार जो है वो कौन सी लिमिट के अंदर रहकर शासन करती है? ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बी पॉलिटिकल पार्टी, सी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, और डी इंटरेस्ट ग्रुप। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33rd, सम ऑफ द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी आर एज फॉलोज, लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं निम्न में से कौन सी, इनमें से कौन सी लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं? ए करप्शन एंड इनएफिशिएंसी, भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता, बी रोल ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स, असामाजिक तत्वों की भूमिका, सी ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वलिटीज अमंग पीपल, लोगों में बढ़ती हुई आर्थिक और सामाजिक असमानता, या डी अबोव ऑल। तो लोकतंत्र के लिए ये तीनों ही चीज़ें जो है बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34,
विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल? इनमें से कौन सा जो है तानाशाही शासन व्यवस्था का एग्जाम्पल नहीं है? सेंसरशिप ऑफ प्रेस, तो मोनार्की में ये की जाती है इसलिए ये है। नो ओपोजिशन पार्टी, वहाँ पर कोई विपक्षी दल भी नहीं होता इसलिए ये भी है। सिटीजन टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स, मोनार्की में ये जो है सी वाला ऑप्शन है वो व्यवस्था नहीं होती है इसलिए इसका सही आंसर यही लग रहा है। ऑप्शन डी देखें, वन मैन रूल, तो मोनार्की में वन मैन रूल भी होता है इसलिए ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 35 क्वेश्चन, फाइंड आउट विच कंट्री इज नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा देश है जो वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला नहीं है? ए कनाडा, बी साउथ अफ्रीका, सी यूएसए और डी नॉर्थ कोरिया। तो यहाँ पर सभी जानते हैं नॉर्थ कोरिया में किम जोंग जो है वहाँ के ऑटोक्रेटिक मोनार्क हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 36th क्वेश्चन, नेशनल पीपल्स कांग्रेस इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? नेशनल पीपल्स कांग्रेस इसमें से किस देश की संसद को कहा जाता है? इंडिया, नेपाल, चाइना और मैक्सिको। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है चाइना की पार्लियामेंट को कहा जाता है, संसद को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच अमंग फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? इनमें से कौन सा जो है एक लोकतांत्रिक सरकार का विशेषता नहीं बताता है? ए, गवर्नमेंट फंक्शंस विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट के अंदर काम करती है, तो ये इसका सही है फीचर है। एडल्ट सिटीजन्स हैव वन वोट वन वैल्यू, वयस्क नागरिकों के एक वैल्यू की कीमत, एक वोट की कीमत एक होती है, ये भी सही है। इलेक्टेड लीडर्स एक्ट ओनली बाय कंसल्टिंग विद मिलिट्री ऑफिशियल्स, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो सैनिक अधिकारियों से बात करके ही डिसीजन लेते हैं, तो ये यहाँ पर गलत लग रहा है, ये नहीं हो सकता है। डी, दोज पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, जो सत्ता में है वो चुनाव में हारने का भी उनका चांस रहता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो गलत स्टेटमेंट लग रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसी के साथ आज के इस वीडियो की प्रश्नों की श्रृंखला जो है यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगले वीडियो में हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।